हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना हिंदी का फर्स्ट क्लास, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के चैप्टर में कवर करेंगे वर्णमाला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, हिंदी एक भाषा है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा को समझते हैं कि भाषा क्या है। देखिए, भाषा वो है जो हम विचार एवं भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी का एक माध्यम है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, और आप यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मैं अपने विचार एवं भाव को आपके तक जो पहुंचा रहा हूँ जिस माध्यम से, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। राइट, समझ पा रहे हैं ना। मैं अपने विचार एवं भाव को जिस माध्यम से पहुंचा रहा हूँ आपके पास, उसी को भाषा कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा है जो वो कहाँ से आया है, कहाँ से, किस शब्द का है। तो भाषा जो है वो भास धातु से, भास, जो भास है ये हलंत नीचे रहता है, इसको आधा सा बोलते हैं। भास धातु से बना है भाषा, ठीक है। भास धातु से भाषा बना है। चलिए, हिंदी जो है, जो हमारा हिंदी है वो फारसी शब्द, फारसी भाषा के शब्द है। जो हिंदी है हमारा वो फारसी भाषा के शब्द है, ठीक है। हिंदी को भारोपीय परिवार की भी भाषा कहा जाता है, ठीक है। भारोपीय मतलब कि भारत प्लस यूरोपीय, भारत धन यूरोपीय मतलब भारत का भी और यूरोपीय का एक परिवार है, तो इसको हिंदी को भारोपीय परिवार का भाषा कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट आता है कि हिंदी को वियोगात्मक भाषा भी कहा जाता है। बात आती है कि हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां होती है, ठीक है। 5 होती है जो उपभाषा होती है और 17 बोलियां होती है, ठीक है। अब बात आती है कि 5 उपभाषा कौन कौन सी होती होगी। तो देखिए, 5 भाषा जो होती है हमारा, वो होता है पश्चिमी, पहला होता है पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी भाषा, ठीक है। दूसरी आता है पूर्वी हिंदी भाषा, ठीक है। थर्ड आता है जो हमारा राजस्थानी भाषा आता है, ठीक है, राजस्थानी भाषा। और चौथा आता है पहाड़ी भाषा। आप कॉपी कलम लेके के नोट करते रहिएगा हर एक पॉइंट को। और जो 5 और लास्ट नंबर पे आता है वो है बिहारी भाषा, ठीक है, बिहारी भाषा है 5 नंबर पे। तो 5 हो गया हमारा उपभाषा। अब बोलियां सब में अलग अलग होती है, तो वो हम लोग सेपरेट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग वर्णमाला को क्लियर करेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। तो चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई को सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। भाषा की सार्थक इकाई हमारा वाक्य होता है। वर्णमाला में हम लोग पढ़ रहे हैं, भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि वाक्य क्या होता है। तो हिंदी में वाक्य पता ही आपको, जैसे कि वह घर जाता है, तो वह घर जाता है में ये एक वाक्य हो गया, ठीक है, जिसका कोई मतलब हो, कोई मीनिंग हो, ठीक है। वह घर जाता है एक वाक्य हो गया। शब्द किसको बोलेंगे, तो इसको शब्द बोलेंगे, मतलब कि शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, ठीक है। वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। चलिए, अब बात आती है कि वाक्य क्या होता है, आपने समझा। अब बात आती है कि शब्द क्या होता है। जैसे कि वह एक शब्द था, वह एक शब्द है, ठीक है। तो जो शब्द होता है वो अक्षरों के समूह से बनता है, अक्षरों से मिलके बनता है। जैसे कि इसमें वो एक अक्षर है और ह एक अक्षर है, दोनों अक्षर मिले हैं तो एक शब्द बना है। अब बात आती है कि अक्षर क्या होता है, ठीक है। तो अक्षर होता है जो वर्णों से मिलकर बनता है। अब वर्ण क्या होता है, वर्ण, वर्ण ये होता है जैसे कि वो लिखे हैं वो, तो वो और ह आ रहा, वो बोल रहे हैं वो। तो देखिए, ये एक वर्ण है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक वर्ण है, वो एक वर्ण है। तो वर्ण कैसे है, तो देखिए, वो एक हो गया अलग, और इसमें ओ आता है, वो बोलेंगे तो वो, लास्ट में ओ आ रहा है, मतलब कि इसमें 2 टुकड़ा है। तो जो एक टुकड़ा ये है, इसी को वर्ण बोलते हैं। मतलब कि इसको बोल सकते हैं कि शब्दों की, मतलब कि सबसे छोटी ध्वनि जो बोला जाता है, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, उसी को वर्ण बोलते हैं। जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसका और टुकड़ा ना हो सके, और इसका शाब्दिक अर्थ हो, ठीक है, शाब्दिक अर्थ वाला हो। जैसे कि वह हो गया, अ हो गया, अब इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसी को वर्ण बोलते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल से बता दूं, जैसे कि हम लोग लिख दिए राम,
ठीक है। तो राम हो गया। तो देखिए र में क्या क्या है, वर्ण निकालेंगे इसका तो र, ठीक है। र में आ का मंत्रा है ना, तो आ। रा हो गया रा, फिर बोलेंगे म बोलते हैं तो लास्ट में इससे अ भी निकलता है। इस सबको अलग अलग कर लिए तो ये एक वर्ण हो गया, ये एक वर्ण हो गया, ये अब इसको और नहीं तोड़ सकते हैं तो इसी को वर्ण बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए वर्ण होता है आपका आ जो होता है वो आपका वर्ण है। चलिए देख लेते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे हमने लिखे है पहले से जो आपका वर्ण होता है, जैसे कि हो गया अ आ ई बड़ी ई उ बड़ा ऊ री ए आए ओ आओ। अब बोलेंगे अंग अह कहाँ है, तो अंग अह को अयोग वाह बोलते हैं। इसकी संख्या 11 है, ठीक है। उसको लेकर 13 हो जाता है, तो ये 11 याद रखना है, ठीक। वर्ण हमारा इसका कोई मतलब होता है, अ आ ई बोलेंगे इसका कोई मतलब है, इसीलिए इसको वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और ये व्यवस्थित क्रम में है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अ छोटा है तो इससे बड़ा आ है, ठीक है। ई छोटा है इससे बड़ा बड़ा ई है, तो इसको व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है, ठीक। और जैसे आ फिर अ, तो ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, क्योंकि इसको पहले आना चाहिए, आ को बाद में जाना चाहिए। तो ये व्यवस्थित क्रम नहीं है, तो इसको फॉलो नहीं किया जाता है, व्यवस्थित क्रम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। अब बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्ण के व्यवस्थित क्रम में जो लिखा जाता है, वर्ण के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वर्ण के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण लिखने का तरीका क्या होता है, वर्ण जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अ आ लिखे हैं तो अ आ ऐसे लिखे ना, तो ये हम लोग क्या किए, लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड की तरफ लिखे हैं, मतलब कि इधर से शुरुआत किए हैं इधर के तरफ, ठीक है। जबकि उर्दू राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो हिंदी लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। तो जो तरीका होता है लिखने का, जो हम लोग का तरीका है, ठीक है, लेफ्ट से राइट लिखने का, इसी तरीका को हम लोग लिपि बोलते हैं, ठीक है। लिपि जो बोलते हैं, इसी तरीका को हम लोग लिपि बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं तो वो देवनागरी लिपि पे बेस्ड है, देवनागरी, ठीक है। अब बात आती है कि देवनागरी लिपि हो गया, जैसे कि हम लोग ABCD एक लाइन से लिखते हैं तो वो रोमन होता है, ठीक है, रोमन लिपि में होता है। और हिंदी जो होता है वो देवनागरी लिपि में होता है। अब बात करते हैं वर्ण के, ठीक है, वर्ण के बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ण, तो वर्ण कितना होता है, तो 52 होता है। हर बुक में अलग अलग होगा, ये हमेशा आता है, तो ये इसका याद रखिएगा कि वर्ण, ये डाटा सही है आपका, ठीक है। वर्ण 52 होते हैं, मतलब 52 होता है, वर्ण हमारा 52 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, तो जान लेते हैं कौन कौन सा। तो वर्ण हमारा 2 प्रकार के, सबसे पहले आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन। तो जो स्वर है उसको बारे में हम अभी देखते हैं, ठीक है, बाद में इसको व्यंजन देखेंगे। तो सबसे पहले स्वर देखते हैं कि स्वर कौन कौन सा होता है। तो आप यहीं पर जान लीजिए, स्वर हमारा 11 होता है, 11 होता है, और जो व्यंजन होता है वो 41 यानी 41 होता है। चलिए अब बात करते हैं स्वर की। तो मैं यहीं पर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और बात को हमारा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात आती है स्वर की, ठीक है। स्वर हमारा आप लोग देखें 11 है। स्वर किसे कहते हैं कि जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोला जाए, यानी कि बिना किसी के सहायता के उच्चारण किया जाए, उसी को स्वर कहते हैं। बात समझ में नहीं आई, जैसे कि देखिए अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी छोटी हो गया, बड़ी हो गया, ऐसे ही और सब आएंगे। तो देखिए इनमें जो अ है ये स्वतंत्र रूप से स्वयं पर निर्भर है, इसीलिए इसको स्वर बोला जाता है, ठीक। आ भी स्वर है। चलिए आपको स्वर यहाँ पे लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सब जो लिखा गया है वो स्वर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अ भी स्वर है, आ ई बड़ी ये सब स्वर है आपका, ठीक है, जो 11 होता है। काउंट करेंगे तो 11 होगा, स्वर 11। अब बोलेंगे कि अंग आ, तो यो अयोग वा है, ठीक है, उसको अलग पढ़ते हैं। अब देखिए जो आ है हमारा, ये वाला आ,
ये जो आ है इसको अ धन अ, मतलब कि अ मिल के आ बनता है। ठीक है, तो ये भी एक स्वर ही हुआ जो कि बिना किसी हेल्प के बोला जा रहा है। ये स्वर स्वर दोनों है तो स्वर में ही आएगा। ठीक है, ई तो स्वतंत्र रूप से हम लोग बोलेंगे। जो ये वाला ई आता है इसको कैसे बोलते हैं, तो ई रहता है छोटा और एक दो छोटा मिलता है तो एक बड़ा ई बन जाता है। वैसे ऊ का देखेंगे तो दो छोटा ऊ मिलेगा तो एक बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें री का, तो री आप सिंपल जानते हैं, री को ऐसे भी लिखते हैं, री ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब ए आता है बात, ए, तो ए का बात देखें तो अ में हम लोग ई जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है। ठीक है, आय की बात करें तो अ प्लस अ धन ए हो जाता है तो आय बन जाता है। ठीक है, ओ की बात करें तो अ में ऊ जोड़ देंगे, ऊ छोटा हूँ तो ये ओ बन जाता है। और आओ की बात करें तो अ में धन करेंगे क्या, ओ को धन करेंगे तो आओ बन जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही बनते हैं। तो सभी देख रहे होंगे आप कि स्वर ही है, तो सब स्वर ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें से मात्रा कैसे कैसे होता है। तो मात्रा आप जानते होंगे कि अ का मात्रा, आ का मात्रा, सब आ का मात्रा कैसे होता है। ई क्या, देखिए आ का मात्रा ये होता है, छोटी का ये होता है। ठीक है, बड़ी का ये होता है, छोटाऊँ बड़ाऊँ। री को ऐसे भी बोलते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ए का जानते ही है, एक ऐसे रहेगा ए। आय का जानते ही है कि डबल रहेगा। ठीक है, ओ का जानते हैं ये खड़ी पाई, इसमें ओ। आओ का एक डंडा और डबल लाइन रहेगी ऊपर। ठीक है, ये आ हो गया, इसकी मात्राएं हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें से मूल स्वर कौन कौन से होता है। ठीक है, मूल स्वर जानेंगे। देखिए ये एक मूल स्वर हो गया जो कि एक मात्रा होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें एक मात्रा होता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया और री हो गया। ये क्या हो गया, हमारा मूल स्वर हो गए। ठीक है, इसको मूल स्वर बोलते हैं। मूल स्वर चार होते हैं। ठीक है, मूल स्वर चार होते हैं, इसको मूल स्वर बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अब आता है संयुक्त स्वर। तो ये जो चारों मूल स्वर है इसको छोड़कर जितना बच रहा है यहाँ पे आपका वो हो जाएगा क्या, तो संयुक्त स्वर। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया और आओ। इसको क्या बोलते हैं, तो संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसकी संख्या 7 होती है। तभी ना चार मूल स्वर और 7 ही है, 7 4 11 मिलकर सब स्वर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं उच्चारण के दृष्टि से, देख लिया जाए उच्चारण के दृष्टि से। उच्चारण के समय देखा जाए तो स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं उच्चारण के दृष्टि से, मतलब कि उच्चारण करेंगे तो बोलते समय जो होगा उस हिसाब से 3 भेद होता है। तो सबसे पहला भेद आता है हास्व स्वर। ठीक है, हास्व स्वर। ठीक है, स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लीजिएगा। हास्व स्वर के बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर। और थर्ड नंबर पे आता है प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। 3 स्वर हो गए हमारा। अब 3 स्वर को देखते हैं कि कौन सा स्वर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हास्व स्वर। हास्व स्वर की बात करें तो इसमें आता है अ, जो मूल होता है वही हास्व स्वर होता है। हास्व स्वर उसको बोलते हैं जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि अ, ई, उ, री ऐसे बोलते हैं तो बहुत कम समय लगेगा तो उसको हास्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अ हो गया, ई हो गया छोटा ई, छोटा ऊ हो गया और री, ये 4 चीज ह्स्व स्वर में आते हैं जिसमें एक मात्रा होती है। ठीक है, समझ में आई बात। इसको ह्स्व स्वर बोलते हैं जिसमें कम समय लगता है। अब आता है कि दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं। ठीक, तो दीर्घ स्वर इसको छोड़कर मैंने बताया, जैसे कि संयुक्त जो स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर होता है। जैसे कि आ हो गया, ई हो गया बड़ी, यहाँ से बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया। ठीक है, ओ हो गया और आओ हो गया, मतलब कि उन लोगों में से छोड़कर, ये हास्य स्वर को छोड़कर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं मैं बता दूं आपको। तो दीर्घ स्वर में ज़्यादा समय लगता है बोलने में। जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, देख रहे हैं लंबा समय लग रहा है तो ज़्यादा समय जो लेगा उसको दीर्घ स्वर बोलेंगे।
और बात ये है कि ये दोगुना ज़्यादा आवाज़ निकाल रहा है। जैसे कि जो हास्य स्वर था उससे ज़्यादा समय लग रहा है, दोगुना समय लग रहा है दीर्घ में। तो दीर्घ में दोगुना समय लग रहा है और ज़्यादा समय लग रहा है, इसीलिए ये दीर्घ स्वर है। अब लास्ट आता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर को देखते हैं। देखिए आप कॉपी पे नोट करते रहिएगा, नहीं तो इसमें सब मिक्स हो जाएगा। प्लुत स्वर देखेंगे तो जैसे नहीं बोलते हैं कोई जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, जैसे 3 गुना समय लगता होगा, किससे? तो हास्य स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। जैसे नहीं बोलते हैं अरे, बोलते हैं ना, तो अरे मतलब कि लंबा समय लगता है। सुनो बोलते हैं ना, नो वैसे बोलते हैं तो लंबा समय जो निकालते हैं, चिल्लाते हैं जिसको, वो आ नहीं बोलते हैं तो लंबा समय लगता है, उसी को प्लुत स्वर बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा समय लगता हो सबसे। चलिए अब बात आती है स्वरों का उच्चारण स्थान, मतलब कि स्वर कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से हमारे जो मस्तिष्क है, जो मुंह है, गला है, ठीक है, तालू है, वहाँ कहाँ से कौन चीज़ निकलता है। ठीक है, उच्चारण स्थान देखेंगे स्वरों का। तो सबसे पहले बात करें अ आ की। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, इसी पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बात करें अ और आ की कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से, मतलब कि कहाँ से निकलता है हमारे मुंह में से। देखिए इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो ये कंठ से निकलती है। आप बोलेंगे वो कैसे, तो आप इसको बोलिए और देखिए कि आवाज़ कहाँ से निकल रही है। आ, गला के पास पकड़ लीजिए अपना और बोलिए इसको आ, तो देखेंगे तो ये कंठ से निकल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंठ। ठीक है, इसको आ को कंठ बोलते हैं कि ये कंठ से उच्चारण स्थान होता है, तो ये कंठ से है। ठीक है, अब बात करते हैं ई और बड़ी ई की। तो बड़ी ई को बोल के देखिए तो ये तालू से बोला जाता है। जो दांत है उसके ऊपर देखेंगे तो तालू आता है, तालू आपको पता होगा, तालव्य, तो ये होता है तालू से इसको बोली जाती है। ठीक है, अब बात आता है ऊ और बड़ाऊ की। तो बड़ाऊ हो तो इसको ओठ से बोला जाता है। आप बोल कर देखिए, ऊ करेंगे तो ओठ पूरा राउंड हो जाएगा, मतलब घूमेगा, या फिर ओठ पे रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसका हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, ऊ बड़ाऊ दोनों होता है जो, वो ओष्ठ से बोला जाता है। हम होस्ट लिखे हैं, यहाँ पे ओष्ठ होगा। ठीक है, ओष्ठ से बोला जाता है। चलिए अब बात आती है री। तो री बोलेंगे, री, तो देखिए री का स्थान कहाँ से है। जब री बोलेंगे तो मूर्धन्य से आवाज़ आती है, जो कि आपके दांत के पीछे होती है, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य से आवाज़ आती है। चलिए अब बात करते हैं ए और आय की। ठीक है, ए और आय ये कंठ तालव्य है। नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ, इसको कंठ तालव्य बोलते हैं। तालव्य, कंठ तालव्य क्यों बोलते हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये कंठ से निकलता हुआ तालू तक आता है। बोलिए ए बोलेंगे तो घिंचाव आएगी, ए आए, बाहर आवाज़ निकलेगी, तो ये कंठ से शुरुआत करके तालू तक पहुँचेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैंने पीछे बताया कि जो ए बनता है वो अ प्लस ई से बनता है। ठीक है, तो अ बोला जाता है हमारा कंठ से, आई बोला जाता है तालू से, तो दोनों को मिलाएंगे कंठ तालव्य से बोला जाता है इसको। ठीक है, अ ई को कंठ तालव्य से बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है ओ और आओ की, जो कि लास्ट है इन लोग में। तो ओ और आओ की बात करें तो ये होता है हमारा कहाँ से, बताइए, बोल के देखिए। ओ बोलेंगे तो ओ कंठ से आएगा बाहर, मतलब कि कंठ से ओठ पे ओ आता है, तो मतलब ओठ पे रिएक्शन देखने को मिलती है, और ये कंठ से निकलता है, तो इसको बोलेंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ बोलेंगे। ठीक है, कंठोष्ठ हो गया हमारा कि कंठ और ओष्ठ। अब बात करते हैं कि कैसे कंठोष्ठ हुआ। बोलने पर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, जो ओ होता है हमारा वो कैसे बना होता है, तो ओ हमारा बनता है अ और ऊ के मिलने से ओ बनता है। ठीक है, तो अ हमारा कंठ हो गया, ऊ हमारा क्या था, ऊ हमारा ओष्ठ था। ओठ से बोलते थे ऊ, और अ को बोलते थे कंठ से, तो दोनों को मिलने से ओ बनता है, तो ये हो गया कंठोष्ठ। दोनों को एक में ज्वाइंट करेंगे, मर्ज करेंगे तो कंठोष्ठ बनेगा। ठीक है, तो ओ और आओ कंठोष्ठ से बनता है। चलिए अब बात आती है व्यंजन की, कि व्यंजन कितने होते हैं। हमने स्वर देख लिया, स्वर के स्थान देख लिए, स्वर की समय देख लिए, कहाँ से क्या आता है ध्वनि। अब बात करते हैं हम लोग व्यंजन की।
उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। क्लास समझ में आ रही होगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके। चलिए व्यंजन की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि स्वर स्वयं से बोला जाता है बिना किसी के सहायता के, जबकि व्यंजन को किसी न किसी के सहायता से बोला जाता है, यानी कि स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है व्यंजन को। स्वर पर निर्भर या फिर दूसरों पर यह निर्भर होता है। और ध्यान दीजिए व्यंजन को बोलते समय जो हमारे मुख से हवा निकलता है वो स्पर्श करते हुए निकलता है। ठीक है, जब व्यंजन बोलेंगे जैसे व्यंजन में आता है क ख छ ट प म यह सब जो आता है ये इसको बोलेंगे तो ये स्पर्श करते हुए आएगा। ठीक है, आपके मुंह से निकलेगा तो चारों तरफ से स्पर्श करते आएगा, इसीलिए इसको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, व्यंजन में स्पर्श करते हुए आ रहा है तो हम लोग देखेंगे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन को देखते हैं। चलिए नीचे देखते हैं स्पर्शी व्यंजन को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्पर्शी व्यंजन। देखिए स्पर्शी व्यंजन क्या है कैसे है समझा रहा हूँ आपको। व्यंजन पता ही है आपको कि क ख ग घ अंग पूरा आता है, जो अ आ को छोड़ के वो सब व्यंजन होता है। ठीक है, व्यंजन को बोलने में क्या होता है पूरा घुमावट होती है, मतलब कि सब जगह से स्पर्श होते हुए बाहर निकलती है ध्वनि आवाज़। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप बोलेंगे क, देखिए क बोलेंगे तो क आ रहा है ना, लास्ट में अ भी आ रहा है क के साथ। ठीक, तो क स्वतंत्र नहीं है, इसको स्वर की मदद से बोला जा रहा है। देखिए क तो है ही व्यंजन लेकिन इसको स्वर के मदद से बोला जा रहा है, इसीलिए इसको व्यंजन बोलते हैं कि ये दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने आप पे निर्भर नहीं रहता है। जबकि ये सिर्फ व्यंजन है, इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें किसी का हेल्प नहीं चाहिए, तो इसको स्वर बोलते हैं। क बोलेंगे तो क के साथ अ का भी प्रोनाउंस होता है, अ का भी उच्चारण होता है, इसीलिए इसको व्यंजन बोलते हैं कि जो कि दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा ये लिस्ट है, जो चार्ट है हमारा, इसको समझते हैं कि कौन जो व्यंजन है उसको कहाँ से बोलते हैं। जैसे हम लोग बोले अ आ तो इसको कंठ से बोल रहे थे, वैसे व्यंजन में अब देखेंगे कौन सा वर्ण को कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा क से लेकर अंग तक की वर्ण आती है क ख ग घ अंग, इसको कंठ से बोला जाता है। ठीक है, इसको कंठ से बोला जाता है। आप बोल के देखिएगा, इसको क वर्ग भी बोला जाता है। जो क से अंग 5 होते हैं इसको क वर्ग बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही ज से य तक जो होता है उसको, च से जो य तक होता है उसको च वर्ग बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही ट से जो अण तक होता है उसको ट वर्ग बोला जाता है। ऐसे ही त से जो न तक होता है उसको त वर्ग बोला जाता है। ऐसे ही प से जो म तक होता है उसको प वर्ग बोला जाता है। ठीक है, ये इतना ही होता है। अब आप बोलेंगे म के बाद कहाँ गया, उस सब का अलग अलग नाम है। यहाँ पे सिर्फ जो इतना दिखाई दे रहा है वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितना होता है तो 25 होता है। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन होता है। वो कैसे ये भी बता दे रहा। देखिए इसमें 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, तो ये स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए 25 हो गए। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि क वर्ग हमारा जो बोला जाता है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, क से कंठ, क से क वर्ग, याद रखिएगा। तालु, तालु चालू, मतलब कि तालु जो बोला जाता है च वाले वर्ग, मतलब च छ ज झ अंग तक बोलेंगे य तक। ठीक है, च छ ज झ य तक बोलेंगे तो च वर्ग। इसके बीच में जो पांचवा आता है ये च वर्ग में आता है, ये व्यंजन है। मूर्धन्य मतलब जो दांत के पीछे से बोलेंगे वो है ट। ट बोलेंगे तो देखिए जीभ थोड़ा ऐठाएगी और जाके मूर्धन्य मतलब कि ऊपर जाके चपकेगी, घूमरेगी। ठीक है, घूमेगी। ट बोलेंगे तो जीभ थोड़ा घूमती है। तो ट से लेकर अण तक बोलेंगे तो ये हमारा मूर्धन्य होता है। ठीक है, अब आता है बात, मूर्धन्य हो गया हमारा। अब त वर्ग होता है। त से देखिए ये त हो गया हमारा त से न तक का। तो त दांत से बोला जाता है। ठीक है, दांत, जब त थ द ध न बोलेंगे तो आपका दांत जीभ है जो उस दांत में टच करेगा। बोल कर देख लीजिए, आपको महसूस हो जाएगा। चलिए अब बात आती है ओष्ठ का। प फ ब जब बोलेंगे आप प फ ब भ म, तो आपका ओठ जो है दोनों आपस में टच होंगे, बाहर होंगे, टच होंगे, बाहर होंगे, खुलेगा, बंद होगा ओठ। बोल कर देख लीजिए इसको। ओठ को बोलेंगे ओठ से प फ ब भ, तो आपका ओठ क्या होगा तो बाहर होगा, अंदर होगा, मतलब खुलेगा, बंद होगा। तो प फ ब भ म तक हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, इसकी संख्या हो गई 25।
चलिए अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे कि कौन सा केस में। देखिए इसका ट्रिक होता है KTM DO, मतलब KTM 2 जो ATM होता है, तो आपको यहाँ पे KTM याद करना है। KTM 2 के से कंठ, ट से टालू मतलब टी से टालू, म से मूर्धन्य, द से दांत, ओ से ओष्ठ। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं KTM 2, क से कंठ वाला मतलब क वर्ग का, त से तालू वाला तालू चालू च वर्ग का, म से मूर्धन्य ट वर्ग का, द से दांत तो त वर्ग का, ओ से ओष्ठ प वर्ग का। ठीक है, प वर्ग मतलब प फ ब भ म, 5 लेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मतलब एक्स्ट्रा जानकारी बता दूं तो जो कंठ से बोला जाता है वो ह भी होता है। ठीक है, ह को कंठ से बोला जाता है, जबकि तालू मतलब तालाबी स होता है उसको तालू से बोला जाता है। ठीक, पेट फरुआ स जिसको बोलते हैं षटकोण स, उसको मूर्धन्य से बोला जाता है। इसमें साथ साथ इसको भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दांत से स बोला जाता है, जो दांती स होता है उसको दांत से बोला जाता है। स बोलेंगे तो दांत से बोलेंगे। ठीक है, इसमें दांत टच करता है जीभ। तो अब बात हो गया यहाँ तक कंप्लीट, हम लोग समझे। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन। हम लोग देख लिए क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब कि ये 25 हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कंठ से क ख ग घ, तालु से च छ ज झ, मूर्धन्य से ट ठ ड ढ, दांत से त थ द द, ओष्ठ से प फ ब। बोल कर देख लेंगे तो आपको याद हो गया। ये भी याद रखिएगा ह स त्र। ठीक है, ह जो है हमारा ये। चलिए अब नेक्स्ट आता है बात कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्क्रीन पे लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, अंतस्थ आप लोग समझ लीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन तो ये कितना होता है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होता है। अब आप कहेंगे कौन कौन, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, य, र, ल और व, इस चारों को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आप इसको याद रखिएगा, कॉपी पर नोट करिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट बात आती है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म मतलब गर्मी। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जिस व्यंजन को बोलने में आपके मुख से गर्म हवा निकलता है उसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कहेंगे ये कैसे, चलिए बता रहा हूँ। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन, तालाबी स, पेट फरुआ स, डांटी स और ह। इन चारों को आप बोलेंगे तो आपके मुख से ऊष्म व्यंजन जैसा मतलब कि गर्म हवा निकलेगा। बोलिए स, ह, स। देखिए हवा निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि ये व्यंजन है तो व्यंजन ही है, हवा गर्म निकल रही है तो इसको ऊष्म बोलते हैं। ये 4 होते हैं, तीनों स और एक ह। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आता है संयुक्त व्यंजन। चलिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। संयुक्त, ये य है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन समझ लीजिएगा राइटिंग को थोड़ा। ये भी 4 होता है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन सी होती है। तो एक हो गया त्र, स, एक हो गया त्र, एक हो गया ज्ञ और एक हो गया स्र। ठीक है, ये चारों क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, मतलब कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है चारों। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, स, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, चारों, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, चारों। चलिए इसको समझ लेते हैं कि किन किन शब्दों से मिलकर कौन कौन बना होता है। तो सबसे पहले आता है छ। ठीक है, छ को देखेंगे तो ये क में नीचे हलंत मतलब आधा क, धन स से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, और जो त्र होता है हमारा, त्र किससे बन के होता है, देखिए बोलेंगे तभी आपको पता चलेगा। तर, तो तर, तर, क्या इसमें हार्ड है, एकदम आसान से याद हो जाएगा। तर, तो तर, स तो कस। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा, हल्का में मत लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्रैक्टिस सेट चलेगी इसकी, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कितना याद हुआ कितना बाकी है, तो वो प्रैक्टिस सेट में याद हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, तो अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी होंगे इसके। चलिए तो अब नेक्स्ट आता है आपका इसी में
क्या बाकी था? तो एक बाकी था ज्ञ। ठीक है, तो ज्ञ देखिए बोलेंगे इसको तो ज्ञ। ठीक है, आ रहा है ना, आधा ज और य। ठीक, य है, य और नहीं है, य है, इसको य बोलते हैं। ठीक, तो ज य बोलेंगे तो ज्ञ हो जाता है। और जो स्र होता है ये श्री वाला स्र, स ये तालाबी स वाला, ठीक है, प्लस र, तो स्र बोल दिए, स्र। ये संयुक्त व्यंजन थे 4, तो चारों को देख लिए किससे मिलकर बना होता है। चलिए अब बात आता है वतस्य का। जो वतस्य है व्यंजन, इसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन सा होता है। ये भी 4 होते हैं, तो याद रखना 4 को कॉपी पर नोट करते रहिए। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तालाबी स, सॉरी डांटी स, ज, र और ल। ठीक है, ये चारों को क्या बोलते हैं? वत्सर्य व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, चारों को याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये जो हमारा य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, इसको क्या बोलते थे? तो अंतस्थ व्यंजन बोलते थे, जो 4 होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए इसका उच्चारण स्थान समझते हैं। य का पहले समझते हैं, तो य आपका तालु से आता है। ठीक है, य को तालु से बोला जाता है। ठीक है, और र और ल, र ल वत्सन्य से बोला जाता है, वत सर्य से बोला जाता है। ठीक है, और जो व बचता है आपका, व को दंतोष्ट से बोला जाता है, मतलब कि दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। ठीक, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों की मदद से व बोला जाता है। चलिए मिलते, अब ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, जो कि एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये 2 देखेंगे। फिर देखेंगे अघोष और सघोष। ठीक है, तो जो पार्ट 2 आएगा उसमें ज़रूर देखिएगा इन दोनों को, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चारों से। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके कि क्लास आपको कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। साथ में इसको शेयर क्यों नहीं करते हैं आप लोग? शेयर करेंगे तो दूसरे लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे, तो पढ़ाई में थोड़ा और अच्छा मन लगेगा, थोड़ा हम मोटिवेट होंगे, तो और अच्छा से पढ़ा पाएंगे और अच्छा से बता पाएंगे आपको। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि और लोग को भी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।